नमस्कार दोस्तों। तो अब बांग्लादेश से निकल करके अगर हम मिडिल ईस्ट में पहुंचते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी इंटेंस सिचुएशन हुई पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जब से इस्माइल हानिया को मारा था इसराइल ने, मतलब ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इसराइल ने ही इस्माइल हानिया को मारा है, तब से ये कहा जा रहा था ईरान के द्वारा भी, उसके बाद हिजबुल्लाह के द्वारा भी, हुदीस के द्वारा, हमास के द्वारा, सब ने ये क्लेम किया था कि हम इसराइल को पूरी तरीके से मिटा देंगे, इसराइल पर हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ईरान ने भी यही कहा था कि हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। अब उसके बाद ये धमकी के बाद 3-4 दिन तक, 5 दिन तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने कहा, ऐसा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक इसराइल के ऊपर कर दिया है। इसकी जानकारी खुद इजरायली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इसराइल ने दी है। ये अभी आप देख रहे हो कि ये 14-15 मिनट पहले की ही घटना है, जब हिजबुल्लाह ने कल भी क्लेम किया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक किया है इसराइल के ऊपर। लेकिन इसराइल के न्यूज़पेपर को मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने इसको कोई भी ऐसी जानकारी रिपोर्ट नहीं करी थी, बिकॉज हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया हो। लेकिन अभी जो घटना हुई है 15 मिनट पहले, उसको इसराइल ने रिपोर्ट करा है और वहाँ से पता लगा है कि इसराइल के ऊपर ये अटैक हुआ है हिजबुल्लाह का। जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स हिजबुल्लाह ने छोड़े थे इसराइल के ऊपर, कई सारे ड्रोन्स जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए हैं। और जो नॉर्दर्न सिटी है इसराइल की, नहारिया, उस नॉर्दर्न सिटी नहारिया के ऊपर ये अटैक हुआ है। कहा उसमें ये जा रहा है कम से कम 6 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जो नहारिया का हॉस्पिटल है, उसके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है, इनका नाम है मसाद बरहूम, कि 6 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, इसमें से 4 लोग जो हैं वो ड्रोन अटैक की वजह से घायल हुए हैं। इसमें किसी की भी अभी तक डेथ रिपोर्ट नहीं करी गई है और 2 लोग जो हैं उनको एंजाइटी अटैक हुआ है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो टोटल 6 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज इस ड्रोन अटैक की वजह से किया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है यहाँ पर कि अभी तक जब भी हिजबुल्लाह अटैक करता था इसराइल के ऊपर, तो उसका अटैक हमेशा ये किरियात शमोना की जो सिटी होती है, जो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में आपको दिख रही है, जब गोलन हाइट्स वाले बिल्कुल बराबर में जो रीजन है वहाँ पर, ये किरियात शमोना की जो सिटी, हमेशा हिजबुल्लाह यहाँ पर अटैक किया करता था। अब यहाँ पर बहुत डेंस पॉपुलेशन नहीं है, नॉट वेरी डेंस पॉपुलेशन, तो इसलिए यहाँ पर जो भी अटैक होता था वो कोई बहुत ज़्यादा उसका घाटा नहीं होता था इसराइल को, या ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी नहीं होती थी ये सारी खबरें। लेकिन अब जब नहारिया की सिटी को टारगेट किया गया है, यहाँ पर काफ़ी डेंस पॉपुलेशन रहती है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ पर, और उसके अलावा इन्होंने नहारिया शहर के अलावा इन्होंने एक्रे पर भी अटैक किया था। तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग अ मैसेज कि हम जो इसराइल के पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको भी टारगेट यहाँ पर बना सकते हैं। ये हिजबुल्लाह का मैसेज है। और अभी 15 मिनट पहले ये खबर जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट करी है, ये शायद न्यूज़ 2-3 घंटे पहले की है, कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर में अटैक कर दिया है। अब उसके बदले में इसराइल ने क्या किया है, उसके बदले में इसराइल, देखिए इसराइल चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसराइल ने क्या किया, जो पूरा हैवॉक मचा रखा था गाजा स्ट्रिप में, अब वो मूव हो चुका है वेस्ट बैंक के अंदर में। वेस्ट बैंक की जो शहर है जेनिन, अगर आप मैप के थ्रू देखोगे, जेनिन शहर बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में आता है वेस्ट बैंक के, वहाँ पर अटैक किया है इसराइल ने। और पिछले 24 घंटे में 2 शहरों को टारगेट बनाया गया है, एक जेनिन को टारगेट बनाया है और एक नाब्लस को टारगेट बनाया गया है। इन दोनों शहरों को इसराइल ने टारगेट बनाया है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर कम से कम जो आज अटैक हुआ है, अभी आधे घंटे पहले जो अटैक हुआ है, उसमें कम से कम 4 लोगों की जान गई है और 5 लोग घायल हैं इस पूरे अटैक के बाद। और अगर पिछले 24 घंटे का आप डेटा देखोगे तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 71 लोग इंजर्ड हुए हैं और कम से कम 40 लोग इस पूरे अटैक में मारे जा चुके हैं सिर्फ पिछले 24 घंटे में। तो अब जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस वॉर को सिर्फ गाजा स्ट्रिप तक सीमित देख रहे थे, अब ये पहुंच चुका है वेस्ट बैंक में, और इसराइल ने अब वेस्ट बैंक को पूरे तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया है। और अच्छे खासे जो वहाँ की पॉपुलेशन है, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और वहाँ पर अटैक का मतलब साफ है कि अब पूरी तरीके से वाइप ऑफ करने का मन बना चुका है इसराइल। और ईरान की धमकी, हिजबुल्लाह की धमकी या हुदीस की धमकी से कुछ बहुत ज़्यादा असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि इस्माइल हानिया के मरने के बाद जो ये बैलेंस है, पूरी तरीके से वो बैलेंस बिगड़ गया है, और वो दिख भी रहा है अब सामने, जिस तरीके से इसराइल यहाँ पर ऑफेंसिव लेकर के अटैक कर रहा है। अब ईरान ने धमकी तो दे दी थी, लेकिन ईरान ने उस धमकी के बाद कुछ भी बहुत बड़ा इसमें नहीं किया है। तो आप कुछ दिनों में, आने वाले शायद कल परसों आने वाले कुछ दिनों में ऐसा भी देख सकते हो कि ईरान भी इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़ा ऑफेंसिव ले या कुछ बहुत बड़ा कदम उठाए। बिकॉज अपने लोगों को वो बोलने के बाद, वो कमिटमेंट करने के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अयतुल्लाह खमेनी
वो कमिटमेंट करने के बाद उससे पीछे हट जाएं या बैक ऑफ हो जाएं, वो बिल्कुल इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, भले ही वो एक मैसेज अटैक हो, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था कि बहुत अटैक तो किया था इजराइल के ऊपर, लेकिन उससे इजराइल का कुछ नुकसान नहीं हुआ। सारे जो रॉकेट्स थे, सारे जो ड्रोन्स थे, सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बहुत ख़राब क्वालिटी का अटैक बोला जा रहा था। इसको थर्ड क्वालिटी अटैक भी कई सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा था कि बहुत सस्ते रॉकेट्स का इस्तेमाल करके, और वो सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश ईरान ने की थी, बिकॉज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी इस तरीके की नहीं है कि वो किसी फुल स्केल फुल फ्लेजेड वॉर में, किसी कंट्री टू कंट्री वॉर में चले जाएं। ऐसी सिचुएशन नहीं है ईरान की, और वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा था उस टाइम पर, वो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी भी बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके ईरान अटैक तो करेगा, लेकिन वो फुल फ्लेजेड अटैक बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। अब इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि इसमें इजराइल का अपर हैंड है इस पूरे वॉर के ऊपर, और जिस तरीके से वो पिछले 24 घंटे में उसने अब वेस्ट बैंक को शुरू किया है टारगेट करना, तो हिजबुल्लाह के अटैक से या हुदीस के अटैक से उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में जो यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ हैं वोल्कर टर्क, और उसके अलावा ईयू के फॉरेन पॉलिसी हेड जो हैं जोसेफ बोरेल, दोनों ने यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर में कंप्लीट डी एस्केलेशन की बात करी है, और इजराइल से रिक्वेस्ट किया है कि इसको डी एस्केलेट कर लीजिए, वरना ये सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव हो जाएगी। उन्होंने ऐसा इसलिए रिक्वेस्ट किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ की चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की है गाज़ा स्ट्रिप के अंदर में। अगर जून से आप कंपेयर करोगे तो जुलाई मंथ में कम से कम 50% जो माल न्यूट्रिशन का रेट है वो बढ़ा है। कम से कम 650 बच्चे ऐसे हैं, पैलेस्टीनियन बच्चे ऐसे हैं जो अक्यूट माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं। अक्यूट माल न्यूट्रिशन का मतलब साफ है कि अब उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर अभी भी सिचुएशन वहाँ की ठीक नहीं की गई तो माल न्यूट्रिशन के कारण वहाँ पर लाखों बच्चे, जो हज़ारों बच्चे हैं, उनकी डेथ हो सकती है। टोटल अगर एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो 40,000 डेथ रिकॉर्ड की गई है अकॉर्डिंग टू यूएन। कम से कम 1 लाख लोग वहाँ पर इंजर्ड हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो काफ़ी ग्रेव सिचुएशन ऑलरेडी गाज़ा स्ट्रिप में है, और अगर यही ग्रेव सिचुएशन वेस्ट बैंक में भी हो गई तो माल न्यूट्रिशन को कोई भी नहीं रोक सकता है। अब जो शैलोम पैसेज था, जहाँ से जो शैलोम क्रॉसिंग थी, जहाँ से खाना पहुँचता था इन जगहों पर, उस जगह पर हमास ने अटैक कर दिया इजरायली ट्रूप्स के ऊपर, तो वहाँ से भी खाना अब पहुँच नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर ठप पड़ी हुई है। और अब जो ये एस्केलेशन हुआ है, जो मेजर एस्केलेशन हुआ इस्माइल हानिया की डेथ के बाद, ये कहीं ना कहीं बहुत भारी उल्टा पैलेस्टीनियंस के ऊपर ही पड़ रहा है। और हमास जो है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हमास सिर्फ अपने बदले के लिए यहाँ पर काम कर रही है, बल्कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस के लिए काम नहीं कर रही है। और इसीलिए माल न्यूट्रिशन की ज़बरदस्त वहाँ पर दिक्कत हो चुकी है। और इसीलिए आपको वोल्कर टर्क जैसे लोग, जो यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ हैं, वो रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जल्दी से डी एस्केलेशन करो, वरना यहाँ पर बहुत बड़ी कैजुअलिटीज आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के अटैक का रिटेलिएशन कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी कुछ दिनों में आने वाले काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आप इसके ऊपर ज़रूर से नज़र बनाए रखिएगा, बिकॉज इसमें ईरान जो है बीच में ज़रूर कूदेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपकी राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 29,999 का कर दिया है। मतलब इस डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़, और आप कह लो कि इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, उसके अलावा इसमें जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उन आंसर्स का इवैल्यूएशन, और उसके अलावा तमाम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको कोई डाउट आता है उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशन, जो लेक्चर्स की पीडीएफ हैं वो भी उसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकती हैं। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अनअकैडमी के 15 मंथ्स के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।